अमीर बहू का गरीब ससुराल। सुरेंद्र अपने परिवार के साथ धर्मपुर गांव के एक पुराने से कच्चे घर में रहते थे। उनके घर की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। बस ये था कि घर का गुजारा चल जाता था। एक दिन जब सुरेंद्र सांझ ढले थके हारे घर लौटे तो श्याम बोलता है, बाबूजी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, अब कल से मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगा। अरे श्याम, ये क्या बोल रहा है बेटा? मैंने क्या सालों मेहनत करके इसलिए तुझे पढ़ाया लिखाया था कि तू मुझ जैसे दो पैसे कमाने के लिए मजदूरी करे, और तू तो शहर जाने वाला था कॉलेज पढ़ने। फिर क्या हुआ? पिताजी, कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है, हम गरीब उतना पैसा कहाँ से लाएंगे? आपने पहले ही मुझे पढ़ाने के लिए कितना कुछ किया है, अपनी ख्वाहिशों को मारकर अक्सर भूखा रहकर हमें खिलाया, और आज भी आप पाई पाई कमाने के लिए धूप में खून पसीना बहाते हैं। अरे बेटा, गरीबों की जिंदगी होती ही ऐसी है। घर चलाने के लिए उन्हें पसीना बहाना ही पड़ता है। तू बस जाने की तैयारी कर, बाकी सब अपने बाबूजी पर छोड़ दे। श्याम को शहर भेजने के लिए सुरेंद्र अपना खेत बेचकर किसी तरह अपने बेटे को पढ़ने भेज देता है। जहां श्याम का गोरा चिट्टा चेहरा देखकर अन्नू की आंखें चमक उठी। अन्नू कॉलेज की सबसे अमीर और घमंडी लड़की है, इसलिए कि उसके पिता कॉलेज के बड़े ट्रस्टी हैं। वो हमेशा सभी के सामने अपनी शेखी बघाड़ती। ओह वाओ, ये तो एकदम मेरे टाइप का है, टॉल एंड हैंडसम, इससे तो बात करनी होगी। अन्नू श्याम के पास आकर बोलती है, हाय हैंडसम, न्यू एडमिशन, एम आई राइट? जी हाँ, मैं इस कॉलेज में नया आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कमरा नंबर 15 कहाँ पड़ेगा? तुम तो मेरी क्लास में हो, लेट्स गो। अनु श्याम का हाथ पकड़कर क्लास में लाती है। देखते ही देखते दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। श्याम को अनु का साथ अच्छा लगने लगा था, मगर अपनी गरीबी को सोचकर उसने कभी कुछ नहीं बोला। और आखिरकार एक दिन अनु श्याम से कहती है, श्याम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। अनु, प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, मगर मैं एक गरीब घर परिवार का लड़का हूँ और तुम अमीर घर की लड़की हो। हमारे बीच जमीन आसमान का फर्क है। ये सब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ गरीबी में भी गुजारा कर लूंगी। बस तुम मुझे ऐसे ही प्यार करना। इसके बाद श्याम अन्नू से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। तभी श्याम की माँ और बहन चंदा और गोरी अन्नू को छोटे कपड़ों में देखकर बोलती है, भैया, ये आप अपने साथ शहर से किसे लेकर आए हैं? गौरी, ये तुम्हारी भाभी हैं, अनु। माँ, मुझे माफ कर देना, मगर मैं अनु से प्यार करता हूँ, इसलिए शादी कर ली। मगर आपको या बाबूजी को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। श्याम की खुशी के लिए अन्नू के गरीब ससुराल वाले उसे अपना लेते हैं, जिसके बाद अन्नू की गरीब ननद गौरी कहती है, चलिए भाभी, मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। जैसे ही अन्नू अपने कमरे में आती है तो कमरे की टूटी फूटी हालत देखकर अपनी अमीरी का शो ऑफ करके बोलती है, ओह गॉड, दिस इज टू मच। इस कमरे की हालत तो झुग्गी झोपड़ी से भी गई गुजरी है। ना कोई इंटीरियर है, ना कोई लुक, यहाँ तक कि कोई एसी भी नहीं है। और इस खटारे पंखे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। पता नहीं तुम सब इस गर्मी और गरीबी में कैसे एडजस्ट करते हो। अन्नू अपनी ननद को नीचा दिखा रही होती है। तभी कमरे में श्याम आ जाता है और अन्नू चुप हो जाती है। अगले दिन श्याम के काम पर चले जाने के बाद अन्नू जैसे ही नहा धोकर बाहर आती है तो चंदा कहती है, अन्नू बहू आ गई, चल आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए अपने हाथों से कुछ मीठा बना दे। बहू जल्दी से किचन में आती है, जहाँ एक कोने में मिट्टी के चूल्हे के पास थोड़ी बहुत मसाले के डिब्बे और खाना बनाने के लिए कुछ बर्तन थे। ओह गॉड, ये तो हद ही हो गई। ऐसा लग रहा है मेरा ससुराल हड़प्पा सभ्यता में जी रहा है। ये बोलकर बहू गुस्से में हलवा बनाती है। तभी चूल्हे से उठता धुआं पूरी रसोई में भर जाता है और अन्नू हलवा बनाकर अपने ससुराल वालों को परोसती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। बहू अक्सर अपने गरीब ससुराल वालों को खरी खोटी सुनाकर अपनी भड़ास निकालती। तभी एक दिन जब गौरी पढ़ाई कर रही होती है तो बहू बातों ही बातों में उसकी बेइज्जती करती है। गौरी, तुम्हारे पास कोई और टाइम नहीं होता क्या, जो शाम ढलते ही तुम किताबें लेकर शुरू हो जाती हो? अनु भाभी, मेरी परीक्षा आने वाली है, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, ये झूठा दिखावा मेरे सामने मत ही करो गौरी, समझी? और आप माँ जी खाली बैठी हुई क्या मक्खियां मार रही है? ये लीजिए मटर छीलिए। और ससुर जी, आपको तो जरा सी भी शर्म नहीं आती, दिन भर घर में निकट्टू के जैसे पड़े रहते। ये नहीं कि कभी बाजार जाकर सब्जी खरीद लाएं, कोई छोटे मोटे काम ही कर ले। नौकरों जैसा हाल बनाकर रख दिया है मुझे अकेली बेचारी बहू का। अरे मेरा पति इस घर का खर्चा चलाता है और तुम सभी मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। इस तरह अमीर बहू अपने सीधे साधे गरीब ससुराल वालों पर अपने एहसान गिनवाती है। सभी की आंखों में आंसू भर आते हैं। घर के मुखिया सुरेंद्र टूटे मन से कहते हैं, बहू, तू चिंता मत कर,
आज के बाद तेरा ससुर तुझे घर में खाली बैठा नजर नहीं आएगा। ऐसे ही दिन बीतता है। बहू बड़ी ही चालाकी से अपनी सास और ननद पर घर के सारे कामों का बोझ डाल देती है और खुद सारा दिन ठाठ से बैठी रहती है और अपने गरीब ससुराल वालों पर रौब झाड़ती रहती। फिर एक दिन अन्नू को अपने प्रेग्नेंट होने का पता चलता है। ये सुनकर उसके गरीब ससुराल वालों के चेहरे खुशी से खिल गए। बधाई हो बेटा, तू बाप बनने वाला है, बहू गर्भवती है। इतने दिनों बाद हम गरीबों के घर में खुशियां आने वाली हैं। हाँ माँ। श्याम भैया देखना, जब मेरा भतीजा या मेरी भतीजी इस दुनिया में आएंगे तो उनकी ये बुआ उन्हें ढेर सारा प्यार देगी। और मैं तो उसे कंधे पर बिठाकर झूला झुलाऊंगा। अपने ससुराल वालों के खुश होते चेहरे को देखकर अनु बोलती है, सासू माँ, ससुर जी, श्याम, मुझे आप सभी से कुछ कहना है। मैं नहीं चाहती कि इस घर की बहू बनकर मैंने जो गरीबी झेली वो सब मेरा बच्चा भी झेले। इसलिए मैं और श्याम शहर सेटल होने वाले हैं। मेरे डैडी मुझे वहाँ बुला रहे हैं। अनु, तुम मुझे मेरे परिवार से अलग करने की सोच भी कैसे सकती हो? मेरे गरीब बाबूजी ने जिंदगी भर हड्डियां गलाकर मुझे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और अब जब मेरी बारी है कि मैं उनका सहारा बनूं तो तुम मुझे उनसे अलग करना चाहती हो। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तुम जाओ यहाँ से। तो फिर सड़ते रहो अपने गरीब माँ बाप और बहन के साथ। आज से तुम्हारे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा कहकर अमीर घमंडी बहू अपना सूटकेस उठाकर जाने लगती है। तभी चंदा कहती है, ठहर बहू, श्याम तेरे साथ जाएगा। चला जा बेटा, वरना दुनिया यही कहेगी कि हमने तेरा घर तोड़ दिया। इसके बाद श्याम अन्नू के साथ शहर आ जाता है। शहर आकर अन्नू की जिंदगी अच्छी खासी कटने लगी, मगर श्याम की आंखों पर बस अपने गरीब परिवार वालों की झलक नाचती रही। वो हर पल उदास रहा करता। इस बीच अन्नू एक बच्चे की माँ बन जाती है। श्याम, श्याम, मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने उसे अभी तक अपनी गोद में भी नहीं खिलाया और मेरा बच्चा कहाँ चला गया? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मेरा बच्चा ला कर दो, कहीं से भी ला कर दो, मुझे नहीं पता। मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा। अनु, शांत हो जाओ, हमारा बच्चा अभी यहीं था, नर्स ले गई होगी, अभी मैं जाकर पता करता हूँ। जिसके बाद श्याम अपने बच्चे को ढूंढने लगता है। फिर वहाँ नर्स आकर अन्नू को उसका बच्चा देती है। अपने बच्चे को गोद में लेकर अन्नू बहुत रोती है और उसे एहसास होता है कि एक बच्चे को उसके माता पिता से दूर रखने का क्या दुख होता है, और उसे अपने ससुराल वालों की तकलीफ का एहसास होता है। जिसके बाद वह श्याम से रोते हुए कहती है, श्याम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें तुम्हारे माता पिता से दूर रखा। मेरे हर कदम पर तुमने मेरा साथ दिया। मैंने तुमसे तुम्हारी खुशी छीन ली। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी पत्नी होकर भी तुम्हारी परेशानी को समझ नहीं पाई, तुम्हारी तकलीफ देख नहीं सकी। मुझे घर ले चलो श्याम, मुझे मेरे ससुराल ले चलो। श्याम, आज माँ बनने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने एक माँ से उसका बेटा छीना है। इसके बाद अन्नू श्याम के साथ एक बार फिर अपने ससुराल आती है और अपनी गरीब सास ससुर के पैरों में गिरकर कहती है, सासू माँ, ससुर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई। मैंने अपने सुख के लिए एक माँ बाप से उसके बेटे को अलग कर दिया, मगर माँ बनकर मुझे एहसास हुआ कि अपनों से दूर होने का एहसास कितना दुख भरा होता है। अब मेरा बच्चा इसी घर आंगन में खेलेगा, जहाँ वह अपने दादाजी के कंधों पर बैठकर दुनिया देखेगा और अपनी बुआ से ढेरों प्यार पाएगा। मैं जानती हूँ बहू कि तुझे एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। जो हुआ उसे भुला दे। अपनी गलती का एहसास हो जाने के बाद अमीर बहू का घमंड चकनाचूर हो जाता है और वह अपने गरीब ससुराल वालों के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगती है। साथ ही वह घर आंगन अब उसे अपना सा लगने लगता है। बड़े ही धूमधाम से कौशल्या अपने बेटे राजेश और अभिषेक की शादी राधा और अंजलि से करके बहू बनाकर उन्हें घर ले आती है। बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। दोनों बहुएं गृह प्रवेश करके अंदर आती हैं। जाओ बहू, तुम दोनों थक गई होगी, आराम कर लो। बहुओं के कमरे में आते ही गिरिधर कौशल्या से कहता है, अरे सच कहूँ भाग्यवान तो मुझे लगा था कि काली बहू गोरी बहुएं देखकर कहीं तुम भी उनको फर्क भरी आंखों से न देखो, मगर तुमने दोनों बहुओं के साथ एक जैसे प्यार से बात की। अजी, ये काले गोरे का फर्क बने बनाए रिश्तों को बिगाड़ने के सिवा कुछ नहीं करता। मेरे दोनों बेटों का घर बस गया, मुझे और क्या चाहिए। कौशल्या बहुत ही सुलझे हुए स्वभाव की थी, इसीलिए अब तक उसने काले गोरे रंग में कोई फर्क नहीं समझा। मगर क्या आगे भी ऐसा रहने वाला था? अगली सुबह कौशल्या जब मंदिर जाती है तो वहां मोहल्ले की पड़ोसन मनोरमा और सरिता उसे टोकते हुए तानेबाजी करती हैं। अरे जयराम जी की कौशल्या बहन, अरे ठहरो जरा, अब तो जल्दी मचाने का चक्कर छोड़ दो। अब तो तुम्हारे घर में दो बहू आ गई हैं, वो भी काली और गोरी। अरे तुमने क्या सोचा, हमें बताओगी नहीं तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? एक बहू तो चांद के टुकड़े जैसी है और एक बहू कोयले की खान है। उनके बच्चे भी ऐसे ही काले गोरे होंगे।
मगर तुम्हारे बेटे भी तो सांवले हैं, ऐसे में शादी हो गई, यही बड़ी बात है। अच्छा हम चलते हैं। कौशल्या को गोरी काली बहू का ताना देकर औरतें वहां से चली जाती हैं, मगर उनकी कही बातें कौशल्या के मन में घर कर जाती हैं और कौशल्या गुस्से में घर आती है। तभी राधा पूछती है, सासू माँ आ गई आप? खाने में क्या बनाना है? अरे आते ही सास के सीने पर क्यों चढ़ी जा रही है, और एक ऐसी हल्के रंग की साड़ी पहनी है तूने। अंजलि बहू को देख, वो कितनी सुंदर लग रही है कि नई बहू है। राधा को उसके काले रंग के लिए ताना सुनता देखकर गोरी घमंडी बहू बहुत खुश होती है। हर दिन के साथ सास राधा को उसके काले रंग के लिए जली कटी बातें सुनाती और वहीं अंजलि की हर एक फरमाइश पूरी की जाती, फिर चाहे वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो। गुजरते वक्त के साथ कौशल्या की काली गोरी बहुएं गर्भवती हो जाती हैं। राधा, मैं बता भी नहीं सकता कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। राधा के लिए मां बनने का एहसास बहुत बड़ा था। इस बात की खुशी उसकी आंखों से झलक रही थी। वहीं अंजलि बस टेंशन में डूबी हुई थी। वो गुस्से में अपने पति अभिषेक को घूरती हुई कहती है, सुनो जी, जरा कमरे में आना, मुझे तुमसे बात करनी है। ऐसा कहकर गोरी बहू गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे में आती है और अभिषेक के कमरे में आते ही तमतमाते हुए उस पर तकिया फेंकते हुए बोली, कहा था ना मैंने तुम्हें कि प्रिकॉशन यूज करो, अब देखो क्या हो गया। मैं इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहती। इतने में दरवाजे पर खड़ी सास अंदर आकर अपनी गोरी बहू को गुस्से में झड़पते हुए बोलती है, अरे अंजलि बहू, दुनिया की जाने कितनी औरतें इस खुशी के लिए तरसती हैं, और तुझे ये खुशी मिल रही है तो तुझे कदर नहीं। मेरी बात कान खोलकर सुन ले बहू, मुझे ये बच्चा चाहिए, समझी? खबरदार जो तूने कोई भी तेजी दिखाई। सास के डर के कारण अंजलि को न चाहते हुए भी बच्चा रखना पड़ा। कौशल्या अपनी गोरी बहू पर नजर गड़ाई रखती है, साथ ही अपनी गोरी बहू का खूब ख्याल रखती। जबकि गर्भवती तो काली बहू भी थी, मगर काले रंग की वजह से कौशल्या ने उसके लिए अपना एक भी फर्ज नहीं निभाया, बस उसके साथ बुरा फर्क करती रही। और 9 महीने बाद उसकी काली गोरी गर्भवती बहुओं ने 2 बेटियों को जन्म दिया। ये कुदरत का खेल था कि जिस काले रंग से कौशल्या और अंजलि भाग रही थी, भगवान ने वही बेटी के रूप में उनके भाग्य में भेज दिया। अरे बहुत बहुत बधाई हो, आपकी दोनों बहू ने 2 प्यारी सी बेटियों को जन्म दिया है। अपनी बेटी को देखकर काली बहू की आंखें खुशियों के आंसुओं से भर गई, मगर जैसे ही गोरी बहू ने अपनी काली बेटी को देखा तो उसे दुत्कारते हुए बोली, नहीं नहीं, इतनी काली कलूटी लड़की मेरी बेटी नहीं हो सकती। अंजलि बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है? अरे ये तेरी बेटी है। बस इसलिए मैं इसे इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये आपके काले कलूटे बेटे पर ही जाएगी, ना कि मेरे गोरे रंग पर। आपके कारण सासू माँ, सिर्फ आपके कारण मुझे इस काली बेटी के बोझ को अपने अंदर 9 महीने तक झेलना पड़ा। मैं ऐसे नहीं जानती, ना मैं इसकी माँ हूँ और ना ही ये मेरी बेटी। मैं कहती हूँ ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। अपनी जन्मी बेटी के लिए अंजलि के किए गए फर्क को देखकर अभिषेक अंदर तक टूट गया। घर आने के बाद कौशल्या ने अपनी दोनों पोती का नाम रानी और आराध्या रखा। एक दिन अभिषेक और अंजलि कमरे में सो रहे थे, तभी आराध्या भूख से रोने लगी। अंजलि, लगता है आराध्या को भूख लगी है, उसे थोड़ा सा दूध पिला दो, वो रो रही है। अरे रोती है तो रोने दो, मैं तो कहती हूँ रोते रोते मर जाए तो अच्छा है। मेरी अच्छी खासी जिंदगी में मुसीबत बनकर आ गई है। इस काली भद्दी को देखकर मुझे घिन आती है। आराध्या के लगातार बिलखने की आवाज सुनकर राधा से रहा नहीं जाता और वो भागती हुई अंजलि के कमरे में आती है। लाइए अभिषेक भैया, मैं आराध्या को दूध पिला दूंगी। आराध्या को राधा अपने कमरे में ले आती है और उसे अपना दूध पिलाती है। उस दिन के बाद से राधा अपनी बेटी रानी और आराध्या दोनों की मां बनकर उन्हें पालती है और घर की जिम्मेदारी भी निभाती है। देखते ही देखते दोनों की बिटिया 10 साल की हो जाती हैं। माँ, आज हमारे स्कूल में टीचर्स ने मदर्स डे फंक्शन रखा है, आप आएंगे ना? हाँ मेरी प्यारी बिटिया, तेरी माँ जरूर आएगी। रानी और राधा के बीच का प्यार देखकर आराध्या की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो अपनी माँ के पास जाती है, जहाँ अंजलि फोन पर बातें कर रही होती है। हाँ शिखा, तू टेंशन मत ले, मैं बिल्कुल टाइम से पहुँच जाऊंगी। माँ, आज मेरे स्कूल में मदर्स डे का फंक्शन है। मैंने भी बाकी बच्चों की तरह आपके लिए पार्टिसिपेट किया है। प्लीज माँ, आप आ जाना। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारे स्कूल के सो कॉल फंक्शन में आऊँ और वहाँ आकर मुझे काली बेटी की माँ होने का फेम पाकर अपनी इंसल्ट नहीं करानी। मुझे किटी पार्टी में जाना है, चलो जाओ यहाँ से। राधा चाची रानी को कितना प्यार करती हैं, मगर माँ आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती।
हाँ, नहीं करती मैं तुझसे प्यार, क्योंकि तू काली है, काली, और मुझे काले लोग बर्दाश्त नहीं। आप बहुत बुरी हो माँ, आप काले गोरे में फर्क करती हो। अपनी बेटी की ये बात सुनकर अंजलि गुस्से में उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। तभी राधा वहां आ जाती है। ये क्या कर रही हो अंजलि भाभी? इस मासूम को मारने से पहले अपनी आंखों पर पड़ा गोरेपन के घमंड का झूठा दिखावा हटाकर देख तो लो कि ये तुम्हारी बेटी है। अरे ओ काली कलूटी, तेरी ये मजाल जो तू मेरे आगे जुबान चलाए। रुक। ऐसा कहकर एक बार फिर अंजलि घमंड में आकर हाथ उठाती है कि कौशल्या बीच में आकर अंजलि का हाथ रोककर कहती है, बस अंजलि बहू, मुझे लगता था कि आज नहीं तो कल तुझे तेरी गलती का एहसास हो जाएगा, मगर तू घमंड में इतनी मगरूर हो गई कि तुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जिसका तुझे एहसान मानना चाहिए तू उस पर हाथ उठा रही है। कभी सोचा है तेरी इस नन्ही सी बेटी पर क्या बीतती होगी जब तू इसे फर्क भरी आंखों से देखती है? अरे बच्चे का मन कांच के जैसा होता है, जिसे माँ बाप का प्यार न मिलने पर टूटने में वक्त नहीं लगता। तूने इसे 9 महीने अपने अंदर रखा है, इसे अपने खून से सींचा है और दर्द झेल कर इसे जन्म दिया। पर अफसोस, माँ होने का एहसास किसे कहते हैं ये तू कभी समझ नहीं सकी। कौशल्या के कड़वे शब्दों ने अंजलि के अंदर भरे घमंड को चूर चूर कर दिया और उसकी आंखों में पछतावे के आंसू भर आए। उसने जमीन पर गिरकर आराध्या को गले से लगा लिया। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी माँ नहीं बन पाई, तुझे तेरे काले रंग के कारण ठुकरा दिया, मगर आज मुझे समझ में आ गया है कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। रिश्तों का एहसास सबसे अनोखा और बड़ा होता है। राधा, मेरी बेटी पर मुझसे ज्यादा हक तुम्हारा है, तुमने इसे पाला है। अंजलि भाभी, ये मेरा फर्ज था, क्योंकि मेरे लिए आराध्या और रानी दोनों मेरी बेटी जैसी हैं। मगर मैं चाहूँ जो कुछ कर लूँ, आराध्या की माँ नहीं बन सकती, क्योंकि माँ तो माँ होती है। उस रोज अंजलि का मन मां बनने के असली एहसास से भर गया, जिसके बाद कौशल्या की काली गोरी बहुओं की बेटियों को मां की ढेरों ममता मिली और उनका बचपन खुशियों से भरा हुआ बीतने लगा। स्कूल की घंटी बजते ही सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तभी चिंटू स्कूल के बाहर खड़े आइसक्रीम वाले से एक आइसक्रीम खरीद कर खाने लगता है। ओए ओए, गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का तो मजा ही अलग है। गरीब बच्चा सोनू ललचाई आंखों से आइसक्रीम की तरफ देख रहा था। ये देखकर बिगड़ैल चिंटू कहता है, अरे ओ भूखे नंगे, तू मेरी आइसक्रीम को ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहा है? चल भाग भिखारी कहीं का। ऐसा कहते हुए चिंटू सोनू को धक्का दे देता है। सोनू चिंटू से कुछ नहीं कहता और चुपचाप रोते हुए घर चला जाता है, जहाँ उसकी गरीब माँ लक्ष्मी कड़ी धूप में बैठी लकड़ियाँ काट कर टोकरी तख्त बना रही थी। सोनू ने रोते हुए लक्ष्मी के आगे अपनी बात रखी। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? आपको पता है, मेरे सभी दोस्तों के घर में एयर कंडीशनर, कूलर, फ्रिज है। एक हम ही फटीचर है, क्योंकि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, एक फ्रिज भी नहीं। सोनू के शब्दों में झलकता गरीब होने का गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर लक्ष्मी सोनू को समझाती है, सोनू बेटा, तेरी गरीब माँ के पास इतने पैसे नहीं जो वो फ्रिज खरीद सके। माँ, जब आपसे आपके बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो आपने हमें पैदा ही क्यों किया? ऐसी गर्मी और गरीबी में जीने से अच्छा तो हम इस दुनिया में आते ही नहीं। हमारे पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं, इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ता है, फटे चीटे कपड़े पहनने पड़ते हैं और रूखा सूखा खाना खाना पड़ता है। सारी जिंदगी हम इसी गरीबी और गर्मी में सड़ते रहेंगे। ऐसा कहकर सोनू गुस्से में पैर पटकते हुए झोपड़ी में चला जाता है और लक्ष्मी की आंखों में आंसू भर जाते हैं और लाचार लक्ष्मी की आंखों के आगे कुछ सालों पहले की यादें झांकने लगती है। ये कहानी है कुंजपुर गांव के छोटे से टुकड़े की, जहां लखन अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। लखन एक गरीब लकड़हारा था। रोज सुबह सूरज उगने के साथ वो जंगल जाकर लकड़ियां काट कर भरी गर्मी में सर पर उनकी गठरी लाद कर घर आता था और देर दोपहर तक लकड़ियों से कुर्सी मेज तख्त बनाकर उन्हें बाजार में बेचता था। इतनी मेहनत के बाद भी उसे ज्यादा मुनाफा नहीं होता। वो जो कमाता वो दाल रोटी में ही खर्च हो जाता था। अजी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? परेशान ना हो तो क्या करूं लक्ष्मी, दिन रात खून पसीना बहा कर भी एक भी पैसा नहीं बचता। कुछ दिनों के बाद हमारा परिवार बढ़ने वाला है। मैं नहीं चाहता कि जो गरीबी हम झेल रहे हैं वो हमारे परिवार के बच्चे भी झेल। अजी, धीरज रखो। भगवान अगर आज हमें दुख दे रहा है तो कल सुख भी देगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है। इस बीच लक्ष्मी चंदन, बबीता और सोनू की माँ बन जाती है। एक दिन गांव में तेज तूफान उठता है। लक्ष्मी, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी लाने। अजी, मेरी मानो तो आज जंगल मत जाओ। देखो ना,
मौसम कितना खराब है। अरे मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम बच्चों का ख्याल रखना। ये कहकर लखन चला गया और लौटकर फिर कभी नहीं आया। तूफान के कारण जंगल में कई पेड़ उस गरीब पर गिर गए और उसकी जान चली गई। तब से आज तक वो गरीब माँ बिना थके अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही है और उनका पेट पालने के लिए लकड़ी का सामान बनाकर बाजार में बेचती है। मेरे बच्चों ने मुझसे पहली बार किसी चीज की फरमाइश की है, मैं उसे पूरा जरूर करूंगी। ये गरीब माँ तुम तीनों के लिए फ्रिज जरूर लाएगी बच्चों। उस रोज वो गरीब माँ सारा दिन भूखे प्यासे फ्रिज की दुकान पर भटकती रही, जहाँ फ्रिज की बड़ी कीमत सुनकर वो निराश होकर लकड़ी काटने जंगल आ गई। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपने बच्चों के लिए एक फ्रिज खरीद सकूं, मगर क्या मैं लकड़ी से फ्रिज बना सकती हूँ? हाँ, मैं अपने बच्चों के लिए लकड़ी से फ्रिज बनाने की कोशिश कर सकती हूँ। ऐसा कहते हुए लक्ष्मी की नजर जंगल में खड़े सबसे पुराने पेड़ पर जाती है और वो उनकी लकड़ियां काट कर घर लाकर फ्रिज बनाना शुरू कर देती है। माँ, ये आप क्या बना रही हो? चंदन, मैं तुम तीनों के लिए फ्रिज बना रही हूँ। इसके बाद लक्ष्मी और चंदन दोनों लकड़ी काटकर फ्रिज का मजबूत आवरण बनाने लगते हैं। देखते ही देखते शाम ढल जाती है। तभी बबीता अपनी माँ से कहती है, माँ, अब बाकी का काम कल कर लेना। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, चलो कुछ खा लो। तुम सारा दिन हमारे लिए कितनी मेहनत करती हो। बबीता बेटी, बस फ्रिज का दरवाजा बनना बाकी रह गया है, मैं आती हूँ, तू अंदर जा। इसके बाद लक्ष्मी फ्रिज का दरवाजा बनाकर फ्रिज तैयार कर देती है और लकड़ी के उस फ्रिज को झोपड़ी में लाती है। और सभी जब खाना खाकर सो जाते हैं तो पूरा कमरा ठंडा हो जाता है, जिससे लक्ष्मी और उसके तीनों बच्चों की नींद टूट जाती है। ऐसे ही लक्ष्मी घड़ी की तरफ देखती है तो सुबह के 5 बजे होते हैं। बबीता दीदी, चंदन भैया, हमारे झोपड़ी में इतनी ठंडक कैसे है? अरे ये ठंडक तो मेरे बनाए लकड़ी के फ्रिज के अंदर से आ रही है। लक्ष्मी जैसे ही लकड़ी के फ्रिज का दरवाजा खोलती है तो फ्रिज बहुत तरह के खाने की चीजें जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और पेस्ट्री से भरा होता है, जिसे देखकर उस गरीब माँ के भूखे बच्चों की आंखें खुशियों से भर जाती है। ये सारी चीजें कहाँ से आई? और लकड़ी के इस फ्रिज में तार भी नहीं है, फिर ये चल कैसे रहा है? माँ, लगता है ये जादुई फ्रिज है। बबीता जैसे ही ऐसा बोलती है तभी लकड़ी का वो फ्रिज सुनहरे रोशनी से भर जाता है और बड़े बड़े आंख, मुंह, नाक बन जाते हैं, जिसके साथ फ्रिज बोल उठता है, एकदम सही अनुमान लगाया बबीता। हैरान मत होइए लक्ष्मी, जिस पेड़ की लकड़ियों से तुमने मुझे बनाया है वो जादुई पेड़ था, इसलिए ये फ्रिज भी जादुई फ्रिज है जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की हर फरमाइश को पूरा करेगी। ये सुनकर लक्ष्मी और उसके बच्चे खुश हो जाते हैं, जिसके बाद सोनू फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर स्वाद ले लेकर खाने लगता है। तो वहीं बबीता भी बड़े ही पसंद से पेस्ट्री खाने लगती है। ऐसे में चंदन भी कहाँ पीछे रहने वाला था। अरे वाह, ये आइसक्रीम कितनी स्वादिष्ट है और ठंडी ठंडी है। जादुई फ्रिज, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये सब देने के लिए। ऐसे ही समय बीतता जाता है। जादुई फ्रिज के घर में आने के बाद लक्ष्मी के तीनों बच्चों के चेहरे पर हर वक्त खुशी रहती थी। एक दिन लक्ष्मी अपने बच्चों के साथ सो रही होती है, तभी तेज आंधी तूफान आता है और झोपड़ी की छत सोनू के सर पर गिर जाती है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, कुछ कर, मुझ गरीब माँ पर तरस खा, मेरे बच्चे को बचा ले। अपने बेटे सोनू को गोद में लेकर वो गरीब माँ फूट फूट कर रोने लगती है। तभी जादुई फ्रिज एक बार फिर से सुनहरी रोशनी से भरकर चमक उठता है और फ्रिज कहता है, लक्ष्मी चुप हो जाओ, निराशा में आशा को खोने मत दो। बबीता, जल्दी से मेरे अंदर रखे बर्फ को सोनू के सर पर मल दो, वो ठीक हो जाएगा। बबीता जल्दी से जादुई फ्रिज के अंदर रखा बर्फ का टुकड़ा सोनू के सिर पर लगाती है, जिससे सोनू के सर का जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो ठीक होकर बैठ जाता है। सोनू, मेरे लाल, तू ठीक हो गया। अपने भाई के ठीक हो जाने पर चंदन खुश होकर जादुई फ्रिज से कहता है, मानना पड़ेगा जादुई फ्रिज, तुम तो मुन्ना भाई MBBS निकले। देखो ना, हमारी झोपड़ी की छत टूट गई है, क्या तुम इसे ठीक कर दोगे? तेरे घर को तोड़कर नया घर बनाऊंगा, कहो तो सही, कहो तो सही। जादुई फ्रिज खुशी से गुनगुनाता है। तभी उससे उठ रही रोशनी झोपड़ी के चारों तरफ फैल जाती है, जैसे मानो उस रात के अंधेरे में एक गरीब के घर में खुशियों की रोशनी से भरने के लिए जुगनू चमक उठा हो, जिसके साथ उनकी झोपड़ी एक आलीशान बड़े से सुंदर घर में बदल जाती है, जिसके अंदर जरूरत की सभी चीजें मौजूद होती है। अरे वाह,
हमारी छोटी सी झोपड़ी कितने बड़े से घर में बदल गई है। अब मैं और सोनू इस बड़े से हॉल में खेल सकेंगे। अब मैं पढ़ सकूंगा क्योंकि अब हम गरीब नहीं रहे माँ। अब हमारे बुरे दिन हमारी जिंदगी से चले गए। अब हम गरीबों को भरी गर्मी में सोना नहीं पड़ेगा और हमें भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा। चंदन की बातों में झलकती झेली हुई गरीबी का दुख भरा वर्णन था, जिसे महसूस करके उस गरीब माँ का कलेजा फटने को हो जाता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई फ्रिज। आज सिर्फ तुम्हारे कारण इस गरीब माँ के बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी, तुम बहुत ही अच्छी माँ हो। जैसे मैंने तुम्हारी मदद की, तुम भी गरीबों की मदद करना। उस दिन के बाद से आज तक जादुई फ्रिज लक्ष्मी के घर में ही है, जिससे लक्ष्मी गरीबों की भूख मिटाती है और उनकी मदद करती है।